आर्टिकल 20, निकालिए आप लोग आर्टिकल 20। पिछले क्लास में हम लोग आर्टिकल 19 किए थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी कि कुछ अपराध में क्या है, उसको प्रोटेक्शन है, उसके अपराध की सिद्धि में प्रोटेक्शन है। इसका हिंदी होता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ओके, यानी कि यह जो है, आप ऐसा कोई अपराध करते हैं जिसके आपको क्या लगेगा, आपने कोई अपराध किया, ठीक है ना, आप पे चार्ज लगेगा, तो किस किस कंडीशन में चार्ज से आपको क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा, कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन देगा, इसके बारे में बात कर रहा है आर्टिकल 20, ठीक है ना। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। बहुत अच्छा आर्टिकल है और ये आर्टिकल बहुत जगह इस्तेमाल होता है, ये आर्टिकल बहुत जगह आपका इस्तेमाल होता है। आ जाइए आर्टिकल 20 निकालिए। इसमें 3 क्लॉज है, आर्टिकल 20 में 3 क्लॉज है और तीनों ही बहुत अच्छा क्लॉज है। कल हम लोग रात में सीआरपीसी पर भी इसकी जिक्र कर रहे थे, सीआरपीसी में भी आर्टिकल 23 की बात कर रहे थे ना, याद है ना, ठीक है। अब देखिए कि क्या कह रहा है। सबसे पहला है आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 1, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड of any offenses except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offense, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense। सबसे पहले इजी लैंग्वेज में समझ लीजिए कि क्या कह रहा है, उसके बाद बैरट के लैंग्वेज को हम जो है डिकोड करेंगे। क्या कह रहा है, सिंपल सा ये आपका आर्टिकल 20 का जो क्लॉज 1 है वो ये कह रहा है कि आपको सज़ा नहीं दिया जा सकता है उस काम के लिए जो अपराध नहीं है। जिस वक्त आपने वह काम किया है, ध्यान समझिएगा, आपने जिस वक्त जो एक्ट किया है, अगर वह एक्ट उस समय के लॉ के हिसाब से अपराध नहीं है तो आपको सज़ा नहीं दिया जा सकता है। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड, आपको कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर है? सुमन, पूजा, अर्पणा, श्वास, अंशु, पिंकी, मारिया, निशा, यानी कि आप जिस वक्त जो काम करते हैं, अगर वह काम उस वक्त के लॉ के हिसाब से, जो लॉ उस वक्त इन फोर्स है उसके हिसाब से अगर वह अपराध है तो ही सज़ा होगा, अन्यथा आपको किसी और एक्ट के लिए सज़ा नहीं दिया जा सकता है। आपको सज़ा सिर्फ लॉ के लिए दिया जाएगा अगर आप लॉ को तोड़ते हैं तो। ये इतनी सी बात कह रहा है, इसमें और जो है बाकी चीज़ें हम बाद में देखते हैं। पहले कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? ये लाइन क्लियर? मान लीजिए एक आपको एग्जाम्पल देकर भी समझाते हैं, समझ जाइए कि बिहार में हम लोग हैं तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, दारू पीना अब जो है क्या है, अपराध है। बिहार में दारू बैन है, बंद है, और शराब पीना क्या है, अपराध है अभी। लेकिन आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले ये अपराध नहीं था। जब लॉ बना था उससे पहले अपराध नहीं था। तो उस वक्त अगर कोई दारू पीता था तो क्या उसको सज़ा होती थी? नहीं होती थी। अभी भी जहाँ पे यह चल रहा है वहाँ पे यह सज़ा नहीं है। बिहार में सज़ा है बट झारखंड में नहीं है, यूपी में नहीं है, ठीक है। तो लॉ इन फोर्स यही हुआ है कि उस वक्त जो लॉ आपके यहाँ अप्लीकेबल है, अगर उस लॉ के हिसाब से आप उस लॉ को तोड़ते हैं तो ही सज़ा है, अन्यथा सज़ा नहीं है, आपको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। क्लियर?
इसी के प्रोटेक्शन की बात कर रहा है आर्टिकल 20 क्लॉज 1। ये लाइन में समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा डिकोड करके बताते हैं, इसको इस तरीके से डिकोड करना है, सुनिएगा ध्यान से। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड, किसी पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, दोष सिद्ध दोष नहीं ठहराया जा सकता है। ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है ना, किसी ऑफेंस के लिए, किसी अपराध के लिए, फॉर किसी चीज़ के लिए आपको दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट यानी कि इसको छोड़ के, किसको छोड़ के, फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ, यानी तभी आप पर दोष सिद्ध होगा जब आप लॉ को वायलेट करेंगे, लॉ को तोड़ेंगे। इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट, उस एक्ट के करने के समय जो लॉ इन फोर्स है, जो लॉ लागू है, जो कानून लागू है, उसके तोड़ने के सिवा छोड़कर और किसी कंडीशन पर आपको सजा नहीं दिया जा सकता है। ठीक, एक तो ये लाइन कह रहा है। दूसरा इसमें क्या बात कह रहा है, इसमें दूसरी एक बात कह रही है, नॉर बी सब्जेक्ट टू ए पेनल्टी ग्रेटर देन दैट विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। पहला तो कहा कि आपको सजा मिलेगी नहीं, अगर आप उस वक्त अगर वह लॉ जो लॉ है उसको अगर नहीं तोड़ रहे तो सजा नहीं मिलेगी। दूसरा कि अगर वह आप किए और वह लॉ के हिसाब से क्या है गलत है तो आपको सजा मिलेगी, लेकिन उस वक्त जो पनिशमेंट तय कर दिया गया है उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अभी शराब पीने पे 6 महीने का सजा है, 6 महीने की जेल है, या चोरी करने में 6 महीने का जेल है। आप लोग जान रहे नया लॉ आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर इस लेजिस्लेचर के हिसाब से, लेजिस्लेचर जो लॉ पास किया है उसके हिसाब से चोरी करने पर 1 साल की जेल हो जाएगी, तो इस आदमी ने जो आज चोरी किया है उसको 6 महीने की ही जेल होगी, 1 साल की जेल नहीं होगी उसको। समझ में आ गया। आप ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते हैं। जिस वक्त जो एक्ट होता है उस एक्ट के लिए जितना पनिशमेंट तय है उससे ज़्यादा आप सज़ा नहीं दे सकते हैं। क्लियर, दोनों बातें क्लियर हो गई, बोलिएगा। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की दोनों बातें क्लियर हो गई। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी से एक चीज़ बनकर आता है, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, ये तो आपको आपके बैरक में लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसमें एक आता है आर्टिकल 21 के लिए हम लोग पढ़ते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसी से प्रोटेक्शन है। हम लोग जो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में, वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के प्रोटेक्शन के बारे में ही बात कर रहा है। तो अब ये क्या है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ? ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है, यूएसए का। ध्यान समझिएगा, यह जो है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट से आया है। अब सुनिएगा, बड़ा अच्छा चीज़ है ये, इस पर आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह सब लिखना होता है एग्जाम में, और ये आगे इन फ्यूचर में बहुत काम देने वाला है। आर्टिकल 20 आपको बहुत जगह इसका इस्तेमाल है इसका। ओके, तो अब हम थोड़ा थोड़ा चीज़ बताते हैं, दो केस बताते हैं और इसको हम लोग एलोबरेट करते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ये जो वर्डोलॉजी लिखे हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब होता है ए लॉ विच इम्पोजेज पेनल्टीज और कन्विक्शन ऑन द एक्ट्स ऑलरेडी डन। अब ध्यान समझिएगा, इस एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा इसको, इस वर्ड को, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को कहीं कॉपी में लिख लीजिए। इसका क्या मतलब होता है? कहता है क्या कि विच इम्पोजेज पेनल्टी और कन्विक्शंस ऑन द एक्ट्स ऑलरेडी डन, यानी कि जो काम आप कर चुके हैं, ध्यान समझिएगा, जो काम आप कर चुके हैं उस काम के लिए आप पर पेनल्टी इंपोज करना या कन्विक्शन इंपोज करना, लागू करना। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी आज से पहले शराब पीता था, आज से, ठीक है ना,
शराबबंदी हमारे यहाँ मान लीजिए कि इस साल मार्च से स्टार्ट हुआ, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि शराबबंदी मार्च से स्टार्ट हुआ। अगर किसी ने फरवरी में शराब पिया होगा तो अब जो ये मार्च में लॉ बना यह इस पर भी अप्लाई हो जाएगा जो फरवरी में पिया है। यही एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कह रहा है। समझ रहे हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब समझ में आ गया? हाँ या ना? यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है यह रेट्रोस्पेक्टिव बात कर रहा है। रेट्रोस्पेक्टिव, कल रेट्रोस्पेक्टिव समझाए थे। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? हाँ या ना? रेट्रोस्पेक्टिव समझते हैं आप लोग ना? लॉ जो है जनरली दो तरीके से इंपोज किया जाता है। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, एक होता है प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, स्पेलिंग लिख लीजिए आप लोग, RETROSPECTIVELE रेस्पेक्टिवली, और होता है एक प्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पहले से लागू हो जाना, जब लॉ बना उससे पहले से लागू हो जाना। और प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है जब लॉ बन गया उसके बाद लागू होना। जैसे कि हम लोग जो हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं? जब डाइवोर्स पढ़ने लगते हैं हम लोग, जुडिशियल सेपरेशन पढ़ने लगते हैं हम लोग, या कंजुगल राइट्स पढ़ने लगते हैं हम लोग, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि इस एक्ट के बनने से पहले भी अगर किसी की शादी हुई है तो यह उस पर भी अप्लाई होगा। पढ़ते हैं ना? याद है सबको? अगर आप लोग हिंदू मैरिज एक्ट पढ़े होंगे तो वहाँ लिखा हुआ है। हाँ, इस एक्ट के बनने से पहले, हमारा हिंदू मैरिज एक्ट बना है 1955 का। हम लोग 1955 से पढ़ते हैं हिंदू मैरिज एक्ट। तो अगर किसी आदमी की शादी 1954 में हुई होगी, 1950 में हुई होगी, और वह आदमी 1955 के बाद अगर जाएगा डाइवोर्स के लिए, उसको तलाक लेना है, तो वो तलाक जो होगा 1955 में जो लिखा हुआ है, जो हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट में जो लिखे हैं, उसी तरीके से होगा, उस पर भी यह अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? बात समझे? इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। भूलिएगा नहीं आप लोग, इसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। किसी लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि बेटी को बराबर हिस्सा मिलेगा संपत्ति में, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है ये। इस बात को कहने से पहले भी जिसके घर में बेटी होगा उसको बराबर हिस्सा मिलने लगेगा। समझे? क्लियर? हाँ या ना? क्लियर हो रहा है ना ये चीजें? क्लियर? हाँ। और प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट का मतलब होता है एक्ट के बनने के बाद से इफेक्ट में होना, लागू होना। उससे पहले क्या हुआ उसको मतलब नहीं है। शराबबंदी जो हम लोग बिहार में है, यह प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट है। उस डेट से पहले किसी ने शराब पिया, इससे लॉ को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? उसको कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन इस एक्ट के बनने के बाद अब अगर कोई शराब पिएगा तो क्या होगा? उस पर यह लागू हो जाएगा। ओके, ठीक है? क्लियर? ये क्लियर हुआ? तो आपका एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यही कहता है। इसका मतलब ही होता है कि आप जो क्या कर रहे हैं, इंपोज कर रहे हैं, जो कन्विक्शन को इंपोज कर रहे हैं, पेनल्टी को इंपोज कर रहे हैं, उस एक्ट के लिए भी जो कि पहले कर लिया गया है, ऑलरेडी डन, जो चीज़ हो चुका है उस पर भी आप क्या कर रहे हैं? इस लॉ को इंपोज कर रहे हैं, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कर रहे हैं। इसी के प्रोटेक्शन की बात आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कह रहा है। यह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई होता है, हमारे यहाँ नहीं है। ये हमारे यहाँ ये नहीं है।
क्लियर। और कन्विक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, यानी कि क्रिमिनल मामलों के लिए। ये ध्यान दीजिएगा, क्रिमिनल मामले में, सिविल मामले में मत चले जाइएगा, क्रिमिनल मामले के लिए कह रहा है ये चीजें। ओके, बोलिएगा जरा। अब शराबबंदी है, अब किसी क्या पार्टी होगा कोई नहीं पी सकता है, अगर वहाँ पिएगा तो पुलिस आएगी कार्रवाई करेगी। लेकिन मान के चलिए कि अगर हमको अप्रैल से लागू हुआ है ये चीज, और हम 25 मार्च को ये चीज किए हैं, उस पर सर कैसे लागू होगा? लागू नहीं होगा, उस पर नहीं लागू होगा, ठीक है ना। हाँ, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है ना। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में हम बताए कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा, नहीं सिविल मामला है ना, जनरली सिविल मामला हम लोग करते हैं, क्रिमिनल मामले में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लेते हैं। संपत्ति का बंटवारा है, सिविल मामला नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सबको मिलेगा। अब लोग ऐसा कहेंगे अब हमारे यहाँ बेटी पैदा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके यहाँ बेटी है तो उसको मानना। हाँ ठीक है। अब वही तो बोल रहे हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो कह रहा था वो यही कह रहा है कि अगर किसी ने 2018 में कोई एक्ट किया, 2018 में कोई काम किया, उस वक्त उस बारे में कोई बात नहीं था कि ये काम लॉफुल है या अनलॉफुल है, लेकिन 2019 में लेजिस्लेचर ने एक लॉ पास किया जिसके हिसाब से वो वाला 2018 वाला एक्ट जो था वो अनलॉफुल था। तो अब ऐसा लॉ बन रहा है जिससे 2018 में किए गए लोग भी इसके अंदर आ जाएंगे। ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहता है आपका। अभी नहीं, हमारे यहाँ अप्लीकेबल नहीं है। इसी के प्रोटेक्शन की बात आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कहता है। क्लियर, हाँ या ना? बोलिएगा जरा आप लोग। क्लियर हो गया ये चीजें? जैसे कि डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज लेना अपराध है, ठीक है ना। ये एक्ट कब आया था? डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का है, 1961। लिख लीजिए एक्ट, सब नाम एक्ट का लिख लीजिए, कब एक्ट, किस समय का एक्ट है। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ये अप्लीकेबल हुआ था 20/5/1961 को, 20/5/1961 से अप्लीकेबल था। केम इनटू फोर्स फ्रॉम 20 मई 20 मई 1961, 1961। तो अब अगर कोई आदमी इस डेट के बाद अगर दहेज लेगा तो यह लॉ उस पर अप्लीकेबल होगा, ना कि 20/5/1961 से पहले। अगर 20/5/1961 से पहले किसी की शादी हुई होगी और वो दहेज लिया होगा तो उस पर यह लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन वही चीज सर, इसके बाद अगर वो उसको परेशान करता है तो उनको दहेज चाहिए और कोई चीज चाहिए, ये मामला कोर्ट में जाता है तो फिर सर उस पर एफआईआर बनेगा, तब उस पर अप्लीकेबल होगा यह। उसके बाद दहेज का डिमांड कर रहे हैं, इस डेट के बाद से आप दहेज का डिमांड कर रहे हैं तो यह लॉ उसके लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। तो यही आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो आपको समझा रहा है कि हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से। आर्टिकल 20 क्लॉज 1, बात समझ रहे हैं। लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ बना भी देता है, जो लॉ क्या है, जिस लॉ के हिसाब से कोई एक्ट पनिशेबल है, तो कह रहा है कि यह इस डेट्स के बनने के बाद से अप्लीकेबल होगा, उससे पहले किए गए काम के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर, बोलिएगा। सुभाष, अंशु, पिंकी, पूजा, हाँ। अब एक दो केस है, आप लोग लिख लीजिए। केस है मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। एक दो अच्छा केस बता देते हैं आपको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ पे। मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। हाँ, राजस्थान। (2015) 2015। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे इस बात के लिए क्या कि
आप जो है ये लॉ, ये किस पर, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किस पर अप्लीकेबल होता है? केवल सेंटेंस पे, सजा पे, ठीक है, सजा पे क्या होगा, अप्लीकेबल होगा, ट्रायल पे अप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे अभी हमारा सीआरपीसी क्या हो गया है, अमेंड हो गया है, अभी क्या होता है कि अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसका जो ट्रायल चलेगा सीआरपीसी के हिसाब से चलेगा, अभी सीआरपीसी के हिसाब से चलेगा। अब मान लीजिए कि नया वाला जो सीआरपीसी आ रहा है वह मान लीजिए कि 1 सितंबर से अप्लीकेबल हो जाएगा, 1 सितंबर से अप्लीकेबल हो जाएगा। कोई आदमी चोरी किया, उसका ट्रायल चल रहा है किसके हिसाब से, अभी के सीआरपीसी के हिसाब से चल रहा है। 1 सितंबर से नया वाला सीआरपीसी अप्लीकेबल हो जाएगा, तो उसका जो प्रोसीजर का जो नियम होगा, ठीक है ना, वो 1 सितंबर के प्रोसीजर के हिसाब से चल सकता है, उसको प्रोहिबिटेड नहीं कर रहा है, उसको नहीं रोक रहा है। लेकिन सजा जो होगी, अभी चोरी में जितनी सजा है उतना ही इस आदमी को मिलेगा। ये बात समझ गए सभी लोग? हाँ या ना? ये ट्रायल के प्रोसीजर को क्या करता है कि प्रोहिबिटेड नहीं करता है, नहीं रोकता है। अगर ट्रायल का प्रोसीजर बदल गया है, अगर प्रोसीजर लॉ में कोई अमेंडमेंट हुआ है तो यह उसको नहीं रोकता है, आप नया चीज अप्लाई कर सकते हैं। यह केवल सेंटेंस को रोकता है, सेंटेंस के लिए लिखा गया है कि आप नए वाले सेंटेंस को इम्प्लाई, मतलब कि इस पर अप्लाई नहीं करेंगे। जो एक्ट पहले किया गया है वहां जो लॉ इन्फोर्स है, उस वक्त जो लॉ इन्फोर्स है केवल उसी पर अप्लीकेबल होगा। इस बात को समझ गए सभी लोग? बोलिएगा जरा, क्लियर? हाँ या ना? पूजा, अंशु, पिंकी, बताइए जरा, फटाफट बोलिए, क्लियर? हाँ, एग्जाम्पल दे देके समझा रहे हैं, समझ लीजिए आप लोग अच्छे से। यानी कि आपको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में 3 तरह की चीज़ें कही जा रही है आपको, ठीक है? 3 चीज़ें हैं। एक पहला क्या कर रहा है, हम बोल देते हैं, सुन लीजिएगा जो लिखा गया है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में। ए लॉ विच डिक्लेयर्स सम एक्ट और ओमिशन एज एन ऑफेंस। अगर लॉ के द्वारा किसी एक्ट को क्या किया गया है, ऑफेंस माना गया है, फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट एक्ट और ओमिशन। पहली बार, जैसे हम आज कह रहे हैं कि ये काम अपराध होगा अब से, ठीक? एक बात। दूसरा क्या बात कह रहा है, दूसरा चीज कह रहा है, ए लॉ इनहेंसेस द पनिशमेंट और पेनल्टी फॉर एन ऑफेंस सब्सिक्वेंट टू द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, ठीक है ना? अब इस चीज में क्या होगा, जैसे कि अभी हम कह रहे हैं कि चोरी जो है आज से अपराध माना जाएगा, और चोरी की सजा बढ़ाकर जो क्या होगा, अब हम 2 साल कर दे रहे हैं। पर क्या किए, पेनल्टी में इनहेंस कर दिए, सजा बढ़ा दिए। पहले चोरी में 6 महीने का सजा था, और दूसरा अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अब कोई अगर चोरी करेगा तो सजा उसको 1 साल की होगी, यानी कि पेनल्टी को इनहेंस कर दिए। 2 बातें एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कह रहा है। तीसरा चीज कह रहा है, ए लॉ विच प्रिस्क्राइब ए न्यू एंड डिफरेंट प्रोसीजर फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस। तीसरा कह रहा है कि अब जो प्रोसीजर होगा वो इस तरीके से होगा। तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये 3 चीजें कह रहा है। एक चीज तो हम क्या कह रहे हैं कि लॉ को आज हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये काम अपराध होगा। दूसरा क्या कर रहे हैं कि ये काम में अब इतनी सजा मिलेगी। तीसरा क्या कर रहे हैं कि अब प्रोसीजर इस हिसाब से चलेगा। ओके, तो हमारा जो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है वह केवल 2 चीज़ों पर अप्लीकेबल है। जो ऊपर का 2 बात हम बोले कि जिस लॉ को हम आज डिक्लेयर कर रहे हैं, जिस काम को हम आज डिक्लेयर कर रहे हैं कि यह क्या होगा, अपराध होगा, उस पर अप्लीकेबल होगा। उससे पहले आपको नहीं देखना है कि वो काम अगर कोई किया है तो अपराध है या नहीं है। दूसरा, इन्हेंसमेंट की बात कर रहे हैं, पेनल्टी इन्हेंस हो जाएगा, सज़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो सज़ा बढ़ जाएगा, इसके बाद बात कर रहे हैं कि जो पहले कोई काम किया है तो उसको उस वक्त जितनी सज़ा थी उतना ही सज़ा मिलेगा उसको। और तीसरा कि कहता है कि अब नए प्रोसीजर के हिसाब से होगा, तो यह अप्लीकेबल होगा, इसको नहीं रोक रहा है। तो ऊपर वाले 2 चीज़ों को रोक रहा है वो। क्लियर हुआ ये चीज़ें?
बढ़ाने की बजाय अगर घटा दिया जाए तो वो अप्लीकेबल होगा ही नहीं उसको। आज कोई क्राइम करते हैं उसका सजा 6 मंथ है, 1 सितंबर से सजा मेरा कम हो रहा है, उसके बाद अगर कोई क्राइम करता है तो 1 महीने में छूट सकता है, तो क्या वो सजा कम होकर के मिलेगी? नहीं 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 नहीं, नहीं, 6 मंथ तक मिलेगी। बिल्कुल सज़ा वो पूरा काट के निकलेगा अपना, ठीक है ना। और सज़ा को कम करने वाली जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा रूल है इसका, उस तो बाद में बहस करेंगे हम लोग। पहले ये जो कह रहा है समझ लेते हैं, ठीक है ना, तो करवा जाएगा। ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे उस पर, ठीक है ना। उसमें क्या क्या उस पर रूल है उसका, वो जेलर लिख कर देता है वगैरह वगैरह, वो अच्छे आचरण के लिए सज़ा कम होता है ना, तो बहुत सारा ग्राउंड है उसके लिए देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्लियर। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता क्रिमिनल मामले में, बस इतना ध्यान रखना। क्लियर हुआ ये चीज़ें। तहसीन, सुमन, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं इसमें। तो अब जो केस हम पढ़े, ठीक है ना, मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें यही चीज़ कह रहा है। क्या कह रहा है? ये 2015 का केस है। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट ओनली कन्विक्शन और सेंटेंस इज प्रोहिबिटेड, ट्रायल इज नॉट प्रोहिबिटेड। यानी कि केवल क्या होगा, केवल सजा के लिए हम प्रोविजन लगा रहे हैं, ठीक है ना। कन्विक्शन के लिए हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में, ट्रायल के लिए नहीं दे रहे हैं। ट्रायल का प्रोसीजर बदल गया है अगर, तो आप बदले हुए प्रोसीजर के हिसाब से ट्रायल ले सकते हैं। क्लियर। और बदले हुए प्रोसीजर को बदलने में क्या दिक्कत है? अगर नए तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, नई तरीके से अगर हम क्या कहते हैं उसका ट्रायल प्रोसीजर ले सकते हैं, विटनेस कॉल कर सकते हैं, प्रोसीजर तो यही चीज़ ना है हमारा। तो अगर उस नए हिसाब से अगर वह सज़ा पा रहा है तो उसको उतना ही सज़ा मिलेगा जितना पहले लिखा हुआ था, ठीक है। केवल हम ये सेंटेंस को प्रोहिबिटेड कर रहे हैं, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में सेंटेंस को हम रोक रहे हैं, ठीक है। हम ट्रायल को नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं। ट्रायल आप नए तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ऑल्सो डज नॉट अप्लाई टू द चेंज इन प्रोसीजर और चेंज इन फॉर्म ऑफ ट्रायल, ठीक है ना। ए ट्रायल अंडर ए प्रोसीजर डिफरेंट फ्रॉम what was present at the time of commission or offense cannot be held unconstitutional. In other words, a person has no fundamental right to being tried by a particular procedure or a particular court. ये चीज़ कह रहा है, सिंपल सा चीज़ कह रहा है कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो ट्रायल को लेकर नहीं है। आप इस बात के लिए हल्ला नहीं कर सकते, आप इस बात के लिए मांग नहीं कर सकते हैं कि मेरा इसी तरीके से आप ट्रायल लीजिए, क्योंकि किस तरीके से ट्रायल होगा या कौन सा कोर्ट आपका ट्रायल लेगा, यह आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। बात समझ रहे हैं? आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में आप केवल सेंटेंस के अगेंस्ट में आपका फंडामेंटल राइट है कि जब हम कर रहे थे उस वक्त ये अपराध नहीं था, आप इसलिए हमको सजा नहीं दे सकते हैं, ये चीज़ आप कह सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरा यही कोर्ट ट्रायल लेगा, नहीं, या इसी तरीके से आप मेरा ट्रायल लीजिए, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। क्लियर? क्लियर हो गया? एक केस है महिपाल सिंह वर्सेस सीबीआई। केस लिखिए फटाफट, जल्दी केस लिखिए। महिपाल सिंह वर्सेस सीबीआई 2014 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का। महिपाल सिंह वर्सेस सीबीआई। Supreme Court held that for prosecuting a person in respect of an offense, ingredients constituting the offense must exist on the date of the crime alleged to have been committed. Satisfying the requirement of the offense later on the bring act within the mystery of penal provision is not permissible. सिंपल सा चीज़ इसमें भी वही चीज़ कह रहा है कि उसने जो एक्ट किया है उसका जो इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, जिस वक्त वो एक्ट किया है, ठीक है ना, तो उस वक्त के लॉ के हिसाब से वह क्या होना चाहिए, पनिशेबल होना चाहिए। जैसे कि हम चोरी की बात करते हैं कि अगर इसने चोरी किया, कैसे समझते हैं ये चोरी किया है, तो उसने कहा कि ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमको कि उसके पास क्या होना चाहिए, मेलाफाइड इंटेंशन होना चाहिए, बैड इंटेंशन होना चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, उसके बाद विदाउट द कंसेंट ऑफ जो जिसके पास है, जिसके पोजीशन में है, उसके कंसेंट के बिना होना चाहिए।
नहीं, आप क्या कर रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, टेक अवे करना चाहिए, ये सब है ना उसका इंग्रेडिएंट। तो कहता है कि उसने जो हरकत करी है, उसने जो एक्ट करी है, या उस वक्त के लॉ के हिसाब से पनिशेबल होना चाहिए, तभी जो है हम इसको पनिशमेंट मतलब ऑफेंस मानेंगे, अन्यथा ऑफेंस नहीं मानेंगे इसको। क्लियर? ये भी किस केस में भी यही चीज कर रहा है। तीसरा केस लिखिए, शिव बहादुर वर्सेस विंध्य प्रदेश। शिव बहादुर वर्सेस विंध्य प्रदेश। ठीक है, विंध्य प्रदेश ये 1953 का केस। शिव बहादुर SHIV शिव बहादुर BAHADUR वर्सेस विंध्य प्रदेश VINDHYA विंध्य प्रदेश PRADESH विंध्य प्रदेश 1953। ये इस केस में समझा रहा है लॉ इनफोर्स का मतलब, लॉ इनफोर्स इसका मतलब बता रहा है आपको। लॉ इनफोर्स का मतलब जब वो लॉ लागू होता है तो कैसे, तो एक अच्छा से एग्जांपल देकर समझाते हैं, समझिएगा कि मान लीजिए एक लॉ पास किया गया आपको 28 फरवरी को, 28 फरवरी को। लॉ कहाँ पास होता है पता ही आपको, पार्लियामेंट में पास होता है लॉ, पार्लियामेंट में पास होता है ना, पार्लियामेंट में लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में गया, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट हुआ, ठीक है। एक पास हुआ 28 फरवरी को, और इसके बाद जो अप्लीकेबल डेट रखा है कि ये डेट ये ऑपरेट होगा 1 जनवरी से, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अगर इसका रखा है कि नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी से यह अप्लीकेबल होगा, ऑपरेशन होगा इसका, मान लीजिए, ओके, तो ये 1 जनवरी पास तो हो गया 28 फरवरी को, इनफोर्स हो रहा है 1 जनवरी से, या 6 महीने बाद का डेट लिखा हुआ है कि यह ऑपरेट होगा 6 महीने के बाद से 1 जून से होगा। तो क्या 28 फरवरी से लेकर 1 जून के बीच में यह जो है लॉ इनफोर्स कहलाएगा? बताइए जरा आप लोग सोच के। नहीं कहलाएगा, ये 1 जून से लॉ इनफोर्स कहलाएगा। हाँ, तो इसी चीज को क्लियरिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट इस वाले मामले में कि लॉ इनफोर्स का मतलब होता है कब से पास हुआ, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, किस डेट से यह ऑपरेट हो रहा है। तो जिस डेट से यह ऑपरेट हो रहा है उस डेट से उसको लॉ इनफोर्स कहा जाएगा। ओके, हाँ, तो ये लॉ इनफोर्स है। इसमें 1-2 और अच्छा केस आप लोग जो है पढ़ लेंगे आप लोग। रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब एक सवाल क्या है, अभी एक कहा कि अगर सजा कम हो जाएगी तो उस पर क्या काम होगा, यही ना आप पूछे थे। देखिए, ये जो हमारा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, रूल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में डज नॉट अप्लाई टू द बेनिफिशियल प्रोविजन, ठीक है ना। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है या बेनिफिशियल प्रोविजन पर अप्लाई नहीं होगा। आप यही चीज़ कह रहे थे, हम आप ये बोले थे ना कि एक हमारा पुलिस मैनुअल वगैरह सब भी है, उसमें जो है जाता है, जेलर लिख के जाता है, CRPC पढ़िएगा सब चीज़ों को, ठीक है ना। तो बेनिफिशियल प्रोविजन पर यह अप्लाई नहीं होता है रूल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव। एक केस अभी बताए थे, रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब देखिए इसमें क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट rule of beneficial interpretation required that ex post facto law could be applied to reduce the punishment।
समझे, पनिशमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है। बात समझे, अगर सज़ा कम कर दी गई है किसी लॉ के हिसाब से किसी एक्ट के लिए तो यह उस पर अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ होता है पुलिस मैनुअल में। सज़ा तो वैसे भी कम करते हैं हम लोग ना, किसी को फांसी हो जाती है तो प्रेसिडेंट से सज़ा कम होती है ना। सज़ा बढ़ाने के लिए कोई नियम है? सज़ा बढ़ाने के लिए कोई नियम नहीं है, सज़ा कम होने के लिए नियम है। कानून, हाँ तो भी तो वो भी तो कानून ही है। हम लोग 26 जनवरी को और 15 अगस्त को कुछ को आज़ाद करते हैं ना, छोड़ते हैं ना, कुछ को उम्र कैद को है, हम लोग उम्र कैद को क्या कर लेते हैं, 14 साल के बाद उसको छोड़ देते हैं। ये बेनिफिशियल प्रोविज़न है ना, नहीं है? 14 साल के बाद या 20 साल के बाद ही छोड़ा, उसको उम्र पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपके चरित्र पे, आपके आचरण पे, ठीक है ना। उसके बाद जो जिस जेलर उसका मैनुअल बनाता है, हर एक कैदी का मैनुअल वहाँ बना हुआ है, ठीक है ना। उसका जो स्टेट गवर्नमेंट वो लिस्ट मंगाता है किसको छोड़ा जा सकता है, बहुत सारा उसका नियम कायदा है। तो बेनिफिशियल प्रोविज़न है, तो कहता है कि हम इसको जो है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है, जिसमें कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात किया गया है, कहता है कि ये जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है बेनिफिशियल प्रोविज़न पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि अभी जस्ट हम लोग बोले बेटी को हिस्सा मिलता है, बेनिफिशियल प्रोविज़न है, यह बेनिफिशियल प्रोविज़न है ना बेटी के लिए, तो कहता है ये उसको इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? क्लियर हुआ ये चीज़ें? हाँ या ना? तो आर्टिकल 21 आपका एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग अब कल देखेंगे आर्टिकल 20 का। एक दो केस और है, आप लोग पढ़ेंगे, हम केस एक दो केस का नाम बता देते हैं आप लोग को। केस लिख लीजिए, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। केदारनाथ वर्सेस केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1953। एक बड़ा अच्छा, टैक्स के मामले में क्या नियम है? टैक्स रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लाता है टैक्स में। एक केस है, लिख लीजिए, शिवदत्त राय फतेहचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फतेहचंद FATEH, फतेहचंद CHAND। वर्सेस शिवदत्त, आप लोग पहले से ही कॉपी पेन लेकर बैठिए। शिवदत्त SHIV, शिवदत्त DUTT, शिवदत्त राय RAI, राय फतेहचंद FATEH, फतेहचंद CHAND, फतेहचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया आर्टिकल 20 क्लॉज 1 डज नॉट प्रिवेंट इम्पोजिशन ऑफ टैक्स विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। डज नॉट प्रिवेंट नहीं करता, वहां पे टैक्स को लेकर जो है प्रिवेंशन नहीं है उसका। एक इसी तरह का एक केस है, इसी में स्टेट ऑफ AP का केस है, सुन लीजिए इसमें भी क्या होता है। द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ इन्फोर्समेंट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स और वेयर द लायबिलिटी इज ऑफ सिविल नेचर इम्पोजिंग डैमेजेज। इन टैक्स को लेके यह जो है प्रोटेक्शन नहीं देता है आपको। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो है टैक्स के इम्पोजिशन को लेकर यह क्या करता है, आपको किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है। यह केवल ऑफेंस को लेकर जो है आपको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। क्लियर? क्लियर? यही आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्शन है। दो बातें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें, कि आप जो है जो लॉ इन्फोर्स है उसी के हिसाब से आप सजा दे सकते हैं,
उसी एक्ट के लिए जिसको माना गया है कि अपराध है। और दूसरा क्या है, आप पनिशमेंट इंक्रीज नहीं कर सकते, पनिशमेंट बढ़ा कर नहीं दे सकते हैं। ओके, चलिए।